अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आप देख रहे हैं क्रॉस फायर, मैं हूं मेहर बुखारी। वैसे तो बेशतर लोगों का अब ये मानना है कि जो सूरत हाल हमारे इर्द गिर्द है उसको देख के ये कहना गलत ना होगा कि वक्त जो है फिसलता चला जा रहा है और कुछ करना और जल्द करना बहुत अहम है। मगर हमने देखा यह है कि जब भी मामलात हाथ से फिसलते हैं तो पाकिस्तान की एक ऐसी सियासी शख्सियत है जिसको हमेशा याद किया जाता है, चाहे वो अकबर बुगटी के केस में हो, चाहे वो लाल मस्जिद ऑपरेशन में हो, उनको याद जरूर किया जाता है, चाहे वो हाल ही में MQM को रूठे हुए साथियों को फिर मनाने पे हो। ये वो शख्सियत है कि जो 19 जून 1992 में होम मिनिस्टर भी थे, यानी कि इन्हीं की निगरानी में कराची का सबसे बड़ा ऑपरेशन ब्लू फॉक्स, ऑपरेशन क्लीन अप जिसे हम जानते हैं, वो हुआ। और उसके बाद देखते ही देखते MQM के साथ इत्तेहादी भी बन गए। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि आज ही अभी जून में ही इसी साल 9-0 भी ये पहुंचे हुए थे पीपल्स पार्टी की तर्जुमानी करने और हालात को बेहतर करने के लिए। यानी कि आप समझ चुके होंगे। हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी शुजात हुसैन साहब, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो चौधरी साहब मैं आपसे बड़े 3-4 सवाल बड़े डायरेक्ट पूछूंगी। गिवन द सिचुएशन, लोग समझना चाहते हैं, अभी तक आप बोले नहीं हैं और आपका किरदार बड़ा अहम है इवन नाउ। सुप्रीम कोर्ट का इस सिचुएशन में क्या रोल है, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो रोल है, उन्हें वैसे इतनी जल्दी इसमें पढ़ना नहीं चाहिए था। मेरा ज़ाती ये ख्याल है कि उन्हें इसमें नहीं पढ़ना चाहिए था। अगर वो पढ़ गए हैं तो अब क्या वो फैसला करेंगे? उनको सारी ब्रीफिंग दी गई है, उन्हें ISI ने ब्रीफिंग दी है, उन्होंने हालात देखे हैं। तब उनके पास केस तो है नहीं, या तो उनके पास कोई केस आता तो उसके ऊपर वो फैसला करते। इसके ऊपर मुझे नहीं समझ आ रही कि वो क्या फैसला देंगे। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, आपने ये बात सुनी होगी, ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के अंदर आता है ना। अगर आपकी आवाम तो किसको इल्ज़ाम उठाएंगे, किसके ऊपर इल्ज़ाम उठाएंगे? अगर वो वाकई उठाना चाहते हैं तो फिर जो उनको ब्रीफिंग दी गई है फिर उसके ऊपर करें, तो वो उसमें एक नई कंट्रोवर्सी शुरू हो जाएगी। तो आपको लग रहा है कि सियासी दलदल में पांव रख चुकी है सुप्रीम कोर्ट? मेरा ख्याल है कि नहीं होना चाहिए था। नहीं होना चाहिए। तो और अब ये मुझे बताइए कि फौज का क्या अभी रोल है, उससे क्या उम्मीदें हैं? फ़ौज का रोल, मेरा ख्याल है कि फ़ौज को अभी रोल अदा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब फ़ौज आती है तो फिर ये इस तरह चीज़ें नहीं चलती। कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन तो रेंजर भी ठीक कर सकती है, लेकिन फ़ौज आती है तो फिर अदालतें आती हैं, फिर कोर्ट्स लगती हैं, फिर कोर्ट्स लगती है तो फिर मार्शल लॉ लगता है। इसलिए फ़ौज को इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। मेरा ज़ाती ये ख्याल है कि फ़ौज को इसमें अभी अमल दखल नहीं देना चाहिए। तो आपको लगता है कि ग्राउंड वर्क प्रिपेयर नहीं हो गया फौज की इंटरवेंशन के लिए? दरअसल फ़ौज का ना मसला है, ना ये पुलिस का मसला है, ना ये रेंजर का मसला है। मसला है सियासी। इसको सियासी हल ना निकलेगा तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जो लोग वहाँ पर हैं, जो जो कर रहे हैं, वो सियासी लोग हैं, जो पीछे हैं। तो जितनी देर तक उनके साथ कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी उतनी देर तक ये मसला हल नहीं होगा। सियासी मसला क्या है, आप समझाएं जरा। आज वहाँ पर महाजर पठान महाजर, इस तरह की जो लड़ाइयाँ आपस में शुरू हो चुकी हैं, वो अगर किसी नतीजे पे पहुँचेगी तो तभी ख़त्म होगा ना। नहीं, ये कुछ लोग ये कहते हैं जब से MQM बनी है तब से ये सियासी मसला बना है और ये इशू, आम लोग ये कहते हैं ये इशू बनना शुरू है। क्या आप इत्तेफाक करते हैं? मेन पार्टी तो वो वहाँ पर है ना, इसमें तो कुछ अगली पीपल्स पार्टी है या वो है। अब ANP भी वहाँ पर आ चुकी है। ANP तो आगे। मियाँ साहब का टेक तो आपको इस पे पता है ना। मियाँ साहब तो 2 टोक कह चुके हैं कि जब से MQM बनी है तब से ये इशू होना। मियाँ साहब का तो अब एक ज़ाती उन्होंने बना लिया ना। तो MQM के बनने से आप नहीं, आप कह रहे हैं कि अब सारे के सारे मुलव्विस हैं? MQM तो बड़ी देर की बनी हुई है। अब मियाँ साहब तो उस वक्त अभी मेरा फाइनेंस मिनिस्टर भी नहीं थे जब से MQM बनी हुई है। तो एक ऑपरेशन तो आपने भी कराया जिसका मैंने जिक्र किया, सबसे बड़ा ऑपरेशन जिसका जिक्र भी होता है, ब्लू फॉक्स क्लीन अप, जिसका आगाज हुआ 19 जून को 92 में। तो मुझे बताइए कि तब आप होम मिनिस्टर थे, तब क्या हुआ था, तब क्या फैसला लिया गया था, ये ऑपरेशन क्यों करना है? उस वक्त के हालात मुख्तलिफ थे, अब के हालात मुख्तलिफ हैं। उस वक्त जो कुछ हुआ था वो भी मेरा ख्याल है देर पा तो नहीं था। अब मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि देर पा हाल इसका यही है कि सब लोग बैठें, और कौन लोग हैं वो बैठे हैं, ये नुमाइंदे ना बैठे। क्योंकि नुमाइंदे जब बैठते हैं तो वो कहते हैं ये, अगर किसी को राय पसंद नहीं आती तो वो कहते हैं ये मेरी ज़ाती राय थी, पार्टी की राय नहीं थी। इसलिए मैंने तो ये तजवीज़ दी है कि तमाम जितने सरबराह हैं वो खुद बैठे, पार्लियामेंट के अंदर जो हैं वो बैठे, पार्लियामेंट के बाहर जो हैं वो बैठे हैं। अच्छा, इस लॉन्ग टर्म हल के ऊपर तो बात करेंगे चौधरी साहब, मगर आप पहले मुझे इस बात की वजाहत करके दीजिए। आपने कहा तब हालात फ़र्क थे, आज हालात फ़र्क हैं, किस तरह? उस वक्त एक फ़ौजी हुकूमत थी, अब फ़ौजी हुकूमत तो नहीं है ना।
नवाज शरीफ की हुकूमत थी, आप वजीर दाखिला थे, वजीर आला फौजी मुजफ्फर हुकूमत थी हुसैन ना, शाह थे, फौजी हुकूमत थी ना, फौजी ऑपरेशन कराया था आपने। जवाहरलाल के ज़माने की बात कर रहे नहीं हैं। नहीं, मैं 92 की बात कर रही हूँ, जब ऑपरेशन ब्लू फॉक्स क्लीन अप ऑपरेशन हुआ था। अगर आप चाहते हैं मैं आपको एग्जैक्ट डेट याद दिलाती हूँ। 12 मई 1992 ऑपरेशन को 2-3 हुए हैं ना, मैं ब्लू फॉक्स की 92 की बात कर रही हूँ, 1992 की बात कर रही हूँ। 12 मई 1992 में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ एज वजीर आजम उन्होंने एक मीटिंग बुलाई थी GHQ में, जिसमें आप एज होम मिनिस्टर थे, वजीर आला मुजफ्फर हुसैन शाह मौजूद थे उधर, आसिफ नवाज चीफ अवामी स्टाफ मौजूद थे और कुछ और दीगर ऑफिशियल्स भी मौजूद थे उधर। मोडालिटीज को सेट किया गया था इस ऑपरेशन के। याद पड़ता है आपको? क्या याद आता है आपको? यहाँ हुआ था, क्या बात हुई थी? तो यही हुआ था ना कि ये जो इस तरह का एलिमेंट है उसको ख़त्म किया जाए। किस तरह का एलिमेंट है? वजाहत खुल के बात कीजिए ना चौधरी साहब। उस वक्त हमको इल्ज़ाम ठहराया गया था ना, कि हमको ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया था, तो वो बिल्कुल ठीक तो नहीं ना, नतीजा तो नहीं निकला किसी चीज़ का। हम इस यहाँ पर पहुँचे हैं कि नतीजा किसी का भी नहीं निकला। नतीजा सियासी तरीके से निकल सकता है, वैसे निकल नहीं सकता। मेरे कहने का मतलब है, आपने कहा कि नतायज सही नहीं निकले क्योंकि आपने काम नहीं शायद सही किया होगा। तो हमारा बहुत ज़रूरी है कि माजी में एक दफ़ा जाया जाए समझने के लिए कि GHQ में उस दिन क्या फ़ैसला लिया गया था और क्या गलत हुआ 92 के ऑपरेशन में। मसला फैसला ये था किसका कि ऑपरेशन करना है? अगर एक बात पूछी जाए कि उस शाम को फैसला किया किसने था? जी, फैसला तो हमेशा गवर्नमेंट का ही होता है ना, लेकिन उस वक्त जॉइंट ये फैसला किया गया था। लेकिन मुझे तमाम याद तो नहीं है, लेकिन बहरहाल नहीं, आम तासुर ये है कि आसिफ नवाज जंजुआ का ये फैसला था, इसलिए पूछ रही हूँ। एक आम तासुर ये है। नहीं, मेरा गवर्नमेंट का होता तो गवर्नमेंट का है ना, गवर्नमेंट का जो हो वो आगे चलता है। लेकिन उस वक्त आसिफ नवाज जंजुआ साहब भी काफ़ी ताकतवर थे। और बतौर वजीर दाखिला आपने क्या क्या फैसले लिए थे तब? छोड़े इन बातों को, अब बड़ी पुरानी बातें हो चुकी हैं। ये बातें ज़रा ज़रूरी हैं, बिकॉज ये अब मैंने कोई नोट्स तो नहीं रखे हुए कि मैं उनकी चीज़ों को याद रखूँगा, नई बात कोई की जाए। अच्छा जी, तो एक बात अगर आपको याद होगी कि तब के जो टारगेट किलर्स पकड़े गए थे वो कौन कौन सी जमातों से मुंसलिक थे, ये बात तो आपको याद? मुझे नहीं याद, वकील मुझे नहीं याद। जी अच्छा, ये बात आपको नहीं याद सही है। फिर मुझे ये बताइए कि आपने कहा कि आज के मामलात बहुत फ़र्क है, आपको तब के जो सिचुएशन और मामलात थे वो सिचुएशन भी नहीं याद? सिचुएशन तो याद है, पर मामलात अब डिटेल में तो क्या हुआ, जो नतीजा जो कुछ नहीं निकला फिर कामयाब नहीं ना हुआ। जिस चीज़ का नतीजा ना निकले वो नाकामी समझा जाता है ना, सही नतीजा ना निकले तो। अगर सही नतीजा ना निकले और उसके ऊपर ना गौर फिक्र की जाए कि कोताही किधर थी, गलती किधर हो गई, तो फिर हमें किस तरह पता कि अब फिर जो ऑपरेशन स्टार्ट कराया है और फिर आवाज़ उठा रही है, चाहे ANP हो चाहे MQM हो, फौज को बुलाने की। मैं तो अभी भी कहता हूँ कि इसका भी कोई हल नहीं निकलेगा। ये ऑपरेशन भी जो आर्जी निकलेगा हल, जैसे पहले निकला था, लेकिन मुश्किल हल जो है ना वो सियासी है। वो सियासी हल है। वो सियासी हल है। और उस सियासी हल में जनरल इशराक परवेज़ कियानी का कोई किरदार हो सकता है? उस सियासी हल में तो उनका कोई किरदार हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, रवायती हो सकता है, गैर रवायती भी हो सकता है। लेकिन इस तरह के हमेशा जो भी हल निकाले गए हैं वो उनमें आपको पता है कि फ़ौज का एक किरदार होता है, उसे रवायती कह लें गैर रवायती कह लें, जो आप बेहतर समझें। तो ख़राबी कहीं वही वो खुद तो नहीं है? नहीं, अगर रवायती करें तो वो तो ज़ाहिर है कि जो गवर्नमेंट कहेगी उसके मुताबिक वो करेंगे। लेकिन अगर गैर रवायती करेंगे तो वो फिर वो तो आखिरी गैर रवायती भी उसका भी तजवीज़ दी जा सकती है, लेकिन अभी ये कबल अज़ वक्त है। आपको लगता है कि कियानी साहब इस हवाले से कोर कमांडर्स की जो मीटिंग्स हुई हैं इजलास से हमें फिक्रमंद तो वो भी है ना, फिक्रमंद तो है, ये तो अब कोई छुपी बात नहीं है। एक इजलास का तो बाकायदा अलामिया भी जारी हुआ था, अनोखा वाकया ये एक हमारी तारीख में, बल्कि इसके ऊपर बड़ी बहस भी हुई नेशनल असेंबली में कि ये नहीं है काम फौज का कि ऐसे अलामिया जारी करे या अपनी तशवीश का इजहार करे इस तरह। ठीक है ये बात, लेकिन अगर मैं उनकी जगह होता तो फिर मैं क्या करता? ये क्या करते बताइए? मैं ये कहता गैर रवायती करता, फिर रवायती काम ना करता। गैर रवायती क्या काम होता? गैर रवायती ये करता कि इन सबको बुलाता और लॉक कर देते कमरे में। लॉक नहीं कर देते, लॉक तो करना पड़ता। बताते नहीं किन को बुला, लीडरान को नहीं, ये जो सारे लीडर अपना उनके लीडरान है जो कर रहे हैं इस वक्त, अल्ताफ हुसैन को, आसिफ अली जरदारी को, असफंदियार वली को, इनकी बात कर रहे हैं आप? जो पार्टी वहाँ पर कर रही है काम, इन तीनों को एक कमरे में बंद कर देते आप? नहीं, इनको ये तो खुद कमरे में बंद हो तब बैठ के बात करेंगे। लेकिन मैं तो इसलिए मैंने एक तजवीज़ दी थी
पहले भी, कि तमाम पार्टियों के सुदूर जो है वो बैठे, सिर्फ सुदूर बैठे और पहले निशानदेही करें इस चीज़ की कि कौन इसमें कसूरवार है, और जो भी कसूरवार निकले इकट्ठा फैसला करें। उसमें बाहर के लोग भी बैठे जो पार्टियों में नहीं हैं, इमरान खान हैं वो बैठे हैं, जमात इस्लामी के अपना काजी साहब बैठे हैं या मुनव्वर हसन साहब बैठे हैं, तो बैठ के तो किसी नतीजे पर पहुँचे। जिस नतीजे पर पहुँचे कि वो कसूरवार किसी को उठाएँगे तो पब्लिक करें, लोगों को बताएँ कि इसका कसूर है, तो फिर वो उसको अगर माफ़ी देनी है, उनको कोई इम्यूनिटी देनी है दे दें, लेकिन ये निशानदेही होनी चाहिए कि किसका क्या कसूर है। इस तरह से इल्ज़ाम तराशी तो होती रहेगी। मैं उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा हूँ, मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इन एसेंस चौधरी साहब, आप पंचायत लगाना चाह रहे हैं? पंचायत लगाना चाह रहे हैं। तो ऐसे मामलात क्या पंचायत से हल होते हैं? ये पंचायत के साथ ही हल होना, वैसे नहीं। ये जरा सी एक नाइविटी इसको नहीं कहा जा सकता? गैरवादी तरीका का इख्तियार करें तो फिर हो जाता है। असल मसला क्या है तो हर एक को पता है, हर एक को मालूम है कि वो किरदार क्या अदा कर रहे हैं। निशानदेही नहीं ना करते, तो निशानदेही नहीं ना करते, निशानदेही करना चाहते नहीं है, तो ये कह दीजिए करना चाहते नहीं है, करते नहीं। सबके इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, सबके इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। तो एक साथ बैठ के जब तक कोई बड़ा डंडा ना हो चौधरी साहब, तो इशू तो रिजॉल्व नहीं होगा। या तो डंडा भी साथ बैठ जाए, डंडे को भी साथ बिठा रहे। अगर डंडा साथ बैठ गया और सबको चलता कर दिया, फिर जिसका कसूर है उसको चलता करें। जी, जिसका कसूर है उसको चलता करें। अच्छा, डंडा बैठ के उधर फैसला करे। तो इन एसेंस आप कह रहे हैं कि डेमोक्रेटिक हुकूमत रहे, मगर एक पंचायत भी लगाया जाए जो हमारे कस्टम्स और रवायतों के साथ है, और मार्शल लॉ इन एसेंस पीछे से बैकड्रॉप में आ जाए, यानी कि अब वो डंडा ही जिसका कसूर है उसको अलग करता है। कसूर है उसको डंडा का दिखाया जाए ना, दिखाने के बाद उसको कहा जाए कि भाई इंसान बनो। ये नजर आने में तो ये चीज़ें लगती हैं कि ये कुछ नहीं हो सकता, लेकिन हो सकता है अगर वो करना चाहे तो। JIT रिपोर्ट्स कहती हैं चौधरी साहब कि हर सियासी जमात के कराची में मिलिटेंट विंग्स हैं। अब इसका मुस्लिम लीग के जी, और इसको री इंडोर्स भी कर दिया आपके IG पुलिस ने भी कोर्ट्स में पेश होके। आप वजीर दाखिला भी रह चुके हैं, क्या आप इस बात पे एतबार करते हैं? बिल्कुल है, तभी तो मैं कहता हूँ ना कि इनको बिठाया जाए, उनको कहा जाए ये तो आपके विंग हैं, क्रिमिनल विंग हैं, इनको ख़त्म करो, या उनको टाइम दे दिया जाए, हफ्ता 2 हफ्ते 3 हफ्ते। अगर वो ख़त्म कर दे तो ठीक है, ना ख़त्म करें तो फिर ख़त्म करा दिया जाए। ख़त्म करा दिया जाए, आप फिर पूरी बात कीजिए, करा दिया जाए क्या मतलब? यानी कि फिर गवर्नर रूल लगा दिया जाए उधर, या पूरा फौज को भेज दिया जाए अंदर, या क्या कर दिया जाए? फिर जो बिल्कुल ना माने तो फिर तो कोई ना कोई इलाज तो फिर करना पड़ता है। क्या इलाज जनाब? एक ही इलाज है इस मुल्क के अंदर। गैर रवायती इलाज तो हो सकते हैं। गैर रवायती इलाज क्या होगा? इनको बुला कहा जाएगा ये इंसान बनो तो ठीक हो जाओ। पंचायत वाला अगर आप बात कर रही है तो फिर तो यही हो सकता है, और तो कुछ नहीं हो सकता। चौधरी साहब, या तो आप बड़े मासूम हैं या तो मैं आपकी बात समझने से कासिर हूँ, और मुझे ये मालूम है कि आप मासूम इतने नहीं हैं। मैं सही कह रहा हूँ ना। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आपने ये बातें सुनी नहीं ना, इसलिए। जी, चौधरी फिर हाजिर होंगे, और चौधरी साहब की मासूमियत जो है इसको जरा खरीदने की कोशिश करेंगे कि आखिर कहना क्या चाह रहे हैं। हमारे साथ रहिएगा। चौधरी शुजात, ब्रेक पे जाने से पहले हमें कह रहे थे कि गैर रिवायती तरीका इख्तियार करना होगा, यानी कि बकौल चौधरी साहब इसका एक ही हल है कि पंचायत बैठाई जाए, और फिर जिस हल की तरफ वो अल्टीमेटली आ रहे हैं, उस डंडे की तरफ, वो डंडा हम जानते तो हैं, आप उसको गैर रिवायती ज़रूर कहें, मगर इन एसेंस वो रिवायती ही है, क्योंकि होता वही चला आया है। तो आप कह रहे हैं एंड में डंडा क्यानी साहब का ही चल रहा है। बेहतर है कि खुद ही ठीक हो जाए, बेहतर है, एंड वाले ना ही पहुँचे तो काम बेहतर है। एब्सोल्युटली, ऑफ कोर्स। हम बात कर रहे थे कि हर सियासी जमात का एक मिलिटेंट विंग है। जिस सियासी जमात का मिलिटेंट विंग सबसे पहले सामने आया, उसके खिलाफ ऑपरेशन आप ही ने एज होम मिनिस्टर स्टार्ट कराया, आगाज कराया, तो वो तो आप खत्म ना करा सके, आप खुद कहते हैं नाकाम हो गए, ठीक है। अब हर सियासी जमात के मिलिटेंट विंग्स हैं, सियासी जमात जो वहाँ पर हैं इस वक्त। जी, हमारी जमात तो नहीं है। बिल्कुल जनाब, आपको पता है मैं क्या कह रही हूँ जी। तो अब तीनों के मिलिटेंट विंग्स हैं जिनकी बात हो रही है अभी, जिनका नाम लिया गया है सुप्रीम कोर्ट में भी। तो इसका खात्मा किस तरह कराया जाएगा? इसका खात्मा वही मैंने जो तजवीज़ दी है कि इनको सबको, इनके जो लीडरान हैं उनको बिठाया जाए, और इनको डंडे के साथ बिठाया जाए और बैठ के कहा जाए, उनको टाइम दिया जाए, उनको रियायत की जाए। ये मैं नहीं कहता कि डंडा चलाया जाए, डंडा चलाने से पहले कहा जाए कि जी आप ये सारी चीज़ें ख़त्म करें। मुझे ये बताइए कि आप ऑपरेशन के वक्त वफाकी वज़ीर दाखिला थे, जिस तरह मैं बार बार कह रही हूँ फॉर अ रीज़न, उसके बाद आपकी मोहब्बत इतनी बड़ी MQM के साथ कि आपका इत्तेहाद भी रहा। उसके बाद हमने देखा कि पीपल्स पार्टी आई, और अब आप मामला तय करने के लिए
मिडिल मैन बन के 9-0 भी पहुंचे हुए थे। तो आपके ताल्लुकात MQM के साथ इतने अच्छे कैसे हैं, जबकि आपने ऑपरेशन भी कराया अपने दौर में? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को आज तक माफ़ नहीं कर सके। तल्लुकात तो फिर बनाने पड़ते हैं, रखने पड़ते हैं ना सबके साथ। तल्लुकात तो मेरे सबके साथ है। तो आपने ऑपरेशन के फौरी बाद तल्लुकात इसलिए रहते हैं कि जो बात सही की जाए ना, किसी के साथ धोखा ना किया जाए। अब भी जब मैं गया था MQM के साथ, तो आप बेशक उनको बुला के पूछ लें, मैंने ये कहा था उनको 9-0 में बैठ के कहा था कि जैसे आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं ना कि बाकियों के पास बाकियों ने ये किया, तो आप पे भी ये इल्ज़ाम लग रहा है कि आप भी इसमें शामिल हैं। मैंने उनके मुंह पे कहा था। तो क्या आपने उसी वक्त उसी मौके पे MQM को वाजे कर दिया था कि इस ऑपरेशन से आपका कोई लेना देना नहीं था, ये ऑपरेशन कोई और करा रहा था? किस वक्त? 92 में। 92 नहीं, वो नहीं करा रहा था। मैंने कहा था उस वक्त भी, मैंने ये कहा था कि ये आप ये अपना जो है ना विंग इसको ख़त्म करें, और अब भी ख़त्म करें। अब भी ख़त्म करें। और ये जिस मुलाकात की आप बात कर रहे हैं 12 जुलाई 2011, अभी की बात है। मुलाकात तो मैं अभी की बात अब मैं भी अभी की बात कर रही हूँ। 9-0 जब आप गए थे तो इसकी क्या डिस्कशन हुई थी अंदर बैठ के? तो बैठ के उन्होंने अपना सारा बताया था कि हमारे साथ बड़ी ज़्यादती हुई है, वो पहाड़ी के ऊपर, बाकी जगहों के ऊपर, कराची में हमारे साथ बड़ी ज़्यादती हो रही है, तो ये सारा कुछ प्रेसिडेंट करा रहा है और उसकी वजह से सारा कुछ हो रहा है। तो मैंने फिर वहाँ पर कहा था जी कि इसी तरह के इल्ज़ाम आपके ऊपर भी लग रहे हैं कि आप भी इसमें शामिल हिस्सेदार हैं। फारूक सत्तार साहब ने इस तशवीश का भी इजहार किया था, बल्कि आपको एतमाद में भी लिया था कि हालात अब कुछ इस तरह के हो गए हैं कि अब उनके लोग अपना सूबा चाहते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात, सूबे की बात नहीं की, कोई बात नहीं ऐसी हुई, सूबे की कोई बात नहीं हुई थी। क्योंकि जो तफसीलात निकल रही थी वो उनमें ये बात भी थी कि एक तो कि अब लोग इतने बेबस हो गए, अपना सूबा चाहते हैं। दूसरी, जब आपने कहा जरदारी साहब आपको वापस बुलाना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि या तो जरदारी साहब बहुत बेबस हैं या तो फिर हमारे साथ गेम खेली जा रही है। ये ठीक है, उन्होंने ये कहा था कि हमारे साथ गेम खेली जा रही है, लेकिन मैंने कहा था गेम नहीं खेली जा रही। वो चाहते हैं कि आप दायरे में आएँ और साथ दें और साथ चलें, क्योंकि ये चीज़ें जो है ये तभी ख़त्म होंगी कि अगर आप सब मिलजुल कर इन चीज़ों को ख़त्म करने की कोशिश करें। तो तब आपको क्या फील हो रहा था टोन से और लुक एंड फील ऑफ थिंग्स से कि क्या आ जाएगी वापस MQM या जरदारी साहब पे? ये हमें महसूस हो रहा था कि अल्टीमेटली वो ठीक दायरे पे आ जाएंगे। और आपको ये बताया भी गया इनडायरेक्टली? उस वक्त भी उन्होंने कहा था जी कि आ सकते हैं, लेकिन हमारे ये चीज़ें जो पहले की जाएँ। मुझे एक बात याद पड़ती है चौधरी साहब, आपका ये हाल ही में अभी आपने एक बयान दिया था, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, कि 360 MQM के कारकुनों को मारकर मरगला हिल्स में फेंक दिया गया। वो पुरानी बात कर रही हैं आप? नहीं, मुझे याद पड़ी है ना। मैं ये कौन से दौर की बात की थी आपने? ये अब जनरल बाबर से उस वक्त बात की थी। ये जो आपने ये कब का हवाला दे रहे थे आप? ये जनरल बाबर के वक्त दौरान की बात में, नसीरुल्लाह बाबर के वक्त की हुआ था ये। मेरा नसीरुल्लाह बाबर के पीपल पार्टी का दौर ही था वो। 300 तो नहीं, कम थे या 60 आदमी थे। ये बराह रास्त आपके नॉलेज में है या बराह रास्त नॉलेज में? ये किन्होंने किया था? उस वक्त की गवर्नमेंट ने किया था। एजेंसियां इन्वॉल्व थी या सिर्फ पॉलिटिकल विल थी? मैं ज़्यादातर तो पॉलिटिकल विल ही होती है, एजेंसियों को तो इस्तेमाल किया जाता है ना। यानी कि इस तरह के सारे कामों में एजेंसियां इस्तेमाल होती हैं, बराह रास्त खुद नहीं कुछ करती, की जाती हैं? या आपका मतलब है कि खुद नहीं कुछ करती, इस्तेमाल की जाती हैं? हमेशा गवर्नमेंट के ताबे होती है ना वो। सुनने को और बोलने को तो ये बहुत अच्छी बात आपने की, मगर यानी कि 92 वाला जो ऑपरेशन था वो भी आपने एजेंसियों को इस्तेमाल किया? आप छोड़े पीछे आप पड़ गई हैं उनके 92 के पीछे। एजेंसियों को इस्तेमाल किया? एजेंसियों को इस्तेमाल तो किया जाता है ना, करते हैं। ये बताइए मुझे चौधरी साहब के ये मंसूबा किसने बनाया था कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ सदर होंगे, बीबी वज़ीर आज़म होंगी? ये उन्होंने खुद ही बनाया था, हमसे नहीं पूछा था। मुशर्रफ साहब का खुद ही बनाया गया मंसूबा था। तो अब ये कैसे हुआ कि उनका जो ख्वाब था वो आज पूरा हो गया? वही सेटअप है ना कुछ, माइनस मुशर्रफ साहब, पीपल्स पार्टी है, आप है। नहीं, वो तो नहीं है, मुख्तलिफ है। वज़ीर आज़म में तो पीपल्स पार्टी का है। वज़ीर आज़म बीबी ने बनना था ना, आज भी वज़ीर आज़म पीपल्स पार्टी का ही है। ये वाली सेटिंग जो उनका ख्वाब था मुशर्रफ साहब का, ये सेटिंग आज किस तरह पूरी हुई? पूरी तो नहीं हुई ना। आप बैठे हैं ना पीपल्स पार्टी के साथ, जो इन्विजन कर रहे थे मुशर्रफ साहब कि काफ लीग और पीपल्स पार्टी साथ बैठेगी, हुकूमत बनाएगी, मैं सदर हूँगा, बीबी वज़ीर आज़म होंगी, आप
अब बीबी तो अब शहीद हो गई, हम तो मुशर्रफ साथ साहब दे इधर रहे है हैं ना, नहीं, गवर्नमेंट तो पीपल पार्टी की है ना, हम तो उनका मुशर्रफ साथ। देखना, मुशर्रफ और बीबी आउट है, बाकी सारा फॉर्मूला तो वही है ना। तो मैं कह रही हूँ कि नहीं, अब ये फार्मूला वो नहीं है ना, वो तो पूरा मुकम्मल तौर के ऊपर हमारा फार्मूला होना था, वो तो नहीं है ना फार्मूला। अच्छा, तो फर्क है ना, सदर भी उनका है, वज़ीर आज़म भी उनका है। पहले तो एक हमारा होना था, एक उनका होना था। आज बेटा आपका है। हाँ जी, बेटा क्या? मैं कह रही हूँ आज बच्चा आपका है जो फंसा हुआ है, मूनस की बात कर रही हूँ। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, वो एक अलग चीज़ है उसमें। उसका कोई ताल्लुक नहीं है वापस आके बैठने पे। वापस आने बैठने में, अगर वापस आके बैठने में होता तो वो आज तक बाहर आ चुका था, 8 घंटे में बाहर आ जाना था उसने। वो हम लोग बाहर आ चुका होता तो फिर आप भी चलते बनते ना। नहीं, अगर हम चाहते ना तो वो बाहर आ सकता था, लेकिन हमने ये फैसला किया हुआ है कि उसकी जमानत भी नहीं करानी। ये भी आपको मैं बता दूँ, हमने केस लड़ना है, वो ट्रायल कराना है, और ट्रायल होने के बाद इंशाल्लाह ताला वो बरी होकर बाहर आएगा। ये सुप्रीम कोर्ट, ऐसी सुप्रीम कोर्ट के होते हुए आपने फैसला किया है? सुप्रीम कोर्ट को क्या, सुप्रीम कोर्ट की तो नहीं, आपने कहा ना हमने फैसला किया है कि इस तरह बाहर नहीं लाना। सुप्रीम कोर्ट के होते हुए आप ले आते बाहर। अब ये तो आप कह रही है ना, आपके ऊपर क्योंकि कंटेम्प्ट नहीं लग रही ना, इसलिए आप कह रही हैं। आप कंटेम्प्ट लगा दें, मैं तो ऐसे सवाल पूछ रही हूँ। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। We're going to be right back after a very short break. This special going on with Chaudhry Shujaat. वापस आने का शुक्रिया। अहम सवाल ब्रेक से पहले जो उठा था वो मूनस इलाही के हवाले से था, मगर इससे पहले कि हम ये सवाल पूछे चौधरी शुजात से कि मूनस इलाही की रिहाई में क्या रुकावटें हैं, अदलिया है, जफर कुरैशी है या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, मैं एक दफ़ा फिर जानना चाहूँगी। इससे पहले मैं आपसे सवाल पूछूँ जो एक फैक्ट सर्टन कर दें जस्ट फॉर द पब्लिक वॉचिंग। आपने कहा कि 92 में भी गलती हुई और उसके बाद 360 कारकुन भी MQM के मारगला हिल्स में हलाक करके फेंके गए, तो यानी कि कम से 50-60 से जी, यानी कि MQM के साथ तो ज्यादती होती आ रही है। हुई थी उस वक्त, तो ज्यादती हुई थी सख्त। आज फिर आपको लग रहा है MQM के साथ ज्यादती हो रही है? अब तो ये तो देखने वाली चीज़ है ना कि कौन किसके साथ ज्यादती कर रहा है। आपको क्या लगता है? MQM उनके साथ भी हो रही है ज्यादती, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कौन कर रहा है ये देखने वाली बात है। ज्यादती तो हो रही है, लेकिन कौन कर रहा है ये देखने वाली बात नहीं। सुप्रीम कोर्ट में तो बताया गया आपस में तीनों एक दूसरे तो कोई ज्यादती हुई ना, ज्यादतियां कर MQM रहे के हैं। ऊपर भी ज्यादती हो रही है, दूसरे आम आदमी के ऊपर भी ज्यादती हो रही है, लेकिन कौन कर रहा है सवाल तो ये है, कौन कर रहा है। आपको लगता है कोई तीसरा हाथ मुलव्विस है? तीसरा हाथ नहीं, निशानदेही नहीं ना कर रहे हैं, बता तीनों रहे में से आप कह रहे हैं बस कोई एक कर रहा है तीनों में नहीं, से? तीनों में से एक नहीं कर रहा, तीनों लगे हुए हैं। सब लगे हुए हैं। तो यानी कि हर कोई सच्चा है, हर कोई सच्चा है कि ज्यादतियां भी हो रही हैं ज्यादतियां तो देखे ना हो ही रही है, और साथ मुलव्विस भी है। लेकिन उसका क्या कसूर है, उसका क्या कसूर है जो एक राह चलता और नहीं तो और ये सारा कह के, और अगर सबके बैठने से मसला हल हो जाएगा और जो वो नहीं बैठ रहे, तो ये भी कहना गलत नहीं है कि सबके सब जो हैं वो एक मुजरमाना सरगर्मियों में मुलव्विस हैं। उनके विंग्स हैं, मुजरमाना सरगर्मियों में भी मुलव्विस हैं, और एक खून, एक लाश जो गिरी है वो इन्हीं के सर पे है। पॉलिटिकली एक लाश पॉलिटिकली गिरी है। बिल्कुल, जो वहाँ पर मैं तो ये कहूँगा कि लोग तो नहीं बच बचा के बात करते हैं, मैं तो सीधी बात कर रहा हूँ कि इसमें सबका कसूर है। तभी तो मैं कह रहा हूँ कि इनका हल निकालें बैठ के, सियासी तरीका हल सियासी निकालें। जरदारी साहब का भी तो बनता है, भी तो लंदन में भी मौजूद है, मगर शायद पॉलिटिकली अल्ताफ हुसैन साहब से नहीं मिलेंगे फॉर ऑब्वियस रीजंस अभी, कि सिग्नल उसका क्या जाता है। जो जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने कहा, आपका उसके ऊपर क्या मौक़िफ़ है? उसके ऊपर जिनके खिलाफ उन्होंने बात की है, उन्हें चाहिए ना कि वो उसका जवाब दें, उसका जवाब सिर्फ नहीं दें, वो साबित कराएं उन्हें। वो जो कहते हैं मैं साबित करने को तैयार हूँ, तो ये कोई फॉर्म तो होना चाहिए जिसके ऊपर वो साबित करने को तैयार हो या अपनी सफाई देने को तैयार हो, करना चाहिए इनको। मेरे खिलाफ होता तो मैं तो अब तक कुछ ना कुछ करके दिखा चुका होता। तो ये भी एक और चीज़ हुकूमत के ही खाते में जाता है, एक और डिस्क्रेडिट, कि आप खामोश हैं, ना कोई प्रोब हो रहा है, ना कोई तफ्तीश हो रही है, ना इसके ऊपर कोई काम हो रहा है। नहीं, अपने आप को पेश को नहीं ना कर रहा, उन्होंने तो इल्ज़ाम लगा दिया, जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए वो अपने आप को पेश करें। पेश तो अपने आप को मखदूम अमीन फ़हीम भी नहीं कर रहे, अपने पैसे वापस करके भी उनको कोई हाथ नहीं लगा रहा। आपको वैसे चुपती नहीं है बात? अपने घर का बच्चा तो अंदर फंसा पड़ा है, मगर एक बैठा हुआ
पीपल्स पार्टी का रहनुमा जिसने पैसे भी वापस कर दिए, इनडायरेक्टली इतराफ भी कर दिया है, उसके ऊपर ये उंगली नहीं रख सके? ये तो उनकी उंगली का कसूर है। चुपती तो होगी बात चौधरी साहब। ज़ाहिर मुझे ये बताइए कि अगेन मूनस के केस में अब आ ही गए हैं फिर से, ये रुकावटें क्या हैं उसकी रिहाई में? अदलिया है, जफर कुरैशी है, पीपल्स पार्टी है। डिले हो रही है बहरहाल, क्योंकि हमने ज़मानत तो कराई नहीं। हमने ज़मानत कराते ज़मानत रिजेक्ट हो जाती तो फिर तो और बात थी। ज़मानत तो हमने कराई नहीं, इसलिए नहीं कराई कि मोनस ज़मानत कराना नहीं चाहता। एक आदमी खुद जिसने अपने आप को पेश किया हो, जैसे वो लंदन में था, लंदन इंग्लैंड के साथ हमारे एक्सट्रेडिशन की ट्रीटी है ही नहीं। कोई भी ऐसा नहीं ताकि इंटरपोल हो या इंटरपोल का बाप हो, कोई भी उन्हें यहाँ पर लाने नहीं ला सकता था। वो खुद जहाज़ में चढ़ के यहाँ पर आया और FIA के अदालत में वो कोर्ट में पेश हुआ है। अब उनके दफ्तर गया, फिर कोर्ट में पेश हुआ है, अपनी सफाई दी है उसमें, फिर गवाह पेश हुए हैं, गवाहों ने उसके हक़ में बयान दिया। एक आदमी ने उसके ख़िलाफ़ बयान नहीं दिया अब तक। उसके बाद फिर हमने कुटल के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो वो हमारा केस चल रहा है। यानी आप ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के साथ जा रहे हैं? जी हाँ, डिले हो रही है, ठीक है। कैसे कौन कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, ये मैं नहीं कहना चाहता। किसके कहने पे हो रही है? डिले हो रही है। कह चुके हैं आप 12, किसके कहने पे हो रही है? आपको लगता है कि पुराने स्कोर सेटल हो रहे हैं? तो इस बात को जो कुछ हो रहा है वो कर रहे हैं, जो कर रहे हैं तो करते रहने दें। अल्लाह ताला भी तो बैठा हुआ है। उनकी बात आपने की तो याद आया, सुना है कि मियाँ साहब के साथ आपके ताल्लुकात ज़रा कोशिश हो रही है ज़रा बेहतर करने की, कोई बात हुई है मुलाकात की? नहीं, कोई मेरी मुलाकात नहीं। करना चाहते हैं आप? नहीं, नेशनल इशू के ऊपर करना चाहते हैं। इस इशू के ऊपर कर लें, कराची चलें, मैं भी बैठता हूँ, वो भी बैठे, मेमरान को भी बिठाएं, जमात इस्लामी को भी बिठाएं, असफंदियार को भी बिठाएं, सब बैठे वहाँ पर बातें करते हैं। बैठते नहीं, काम नहीं करना, बस बैठ रहे हैं, बातें करने की बात है तो और बहुत बहुत बड़ी बड़ी बातें और नए नए इंकशाफात तो ये इशू आया तो इसके इशू के ऊपर बैठ जाए। कुछ बड़ी बड़ी बातें अल्ताफ हुसैन साहब ने भी अभी की हैं, उनके ऊपर आपकी क्या राय है? उन्होंने कहा कि डॉलर लेके असफंदियार वाली ने इलेक्शन लड़ा है, जीता है, ये बात सच है? इल्ज़ाम तराशी है ना एक दूसरे के ऊपर, वो भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। मैं इस कंट्रोवर्सी में क्यों पढ़ूँ? मैं तो कहता हूँ मसले का हल निकाले, जो मसला उसका हल निकाले। मैं इसलिए पूछूं कि भूल जाइए 2008 के इलेक्शन में अमेरिका का कोई किरदार था या कोई अमल दखल था? हाँ, वो तो था। किस तरह? वो हमारे हराने में उनका किरदार था, हमने सबूत मुहैया किए थे। कुछ मुझे याद पड़ता है कुछ ऑफिशियल्स ने तब ये बात भी की थी, या हमने खुद बात की थी। नहीं, रिचर्ड हॉलब्रुक ने भी ये कहा था कि अगर इस इलेक्शन में काफ लीग जीत गई तो फिर धांधली जय बाइडेन ने किया था जी, जो वाइस प्रेसिडेंट है इस वक्त जो अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट, उन्होंने किया था। उन्होंने कहा था, CNN को कहा था कि अगर मुस्लिम लीग काफ जीत गई तो फिर हम रिजल्ट नहीं मानेंगे, उन्होंने कहा था। अच्छा। सो यानी कि अमल असर रसूख अमल दखल तो रहा है अमेरिका का। अब आपको फिर ये नहीं पता कि पैसे किस किस को दिए, किसको नहीं दिए? हमें तो नहीं दिए। देखिए, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने अल्ताफ़ हुसैन पे, उनकी पार्टी पे मुल्क तोड़ने का इल्ज़ाम लगाया। आपको इस हवाले से कुछ पता है? आपके बहुत पुराने ताल्लुकात हैं उनसे। ये इल्ज़ाम तो बहुत बड़ा इल्ज़ाम है, तो इसका तो जवाब मांगना चाहिए उनसे। जो आपके नज़दीक उन्होंने जवाब नहीं दिया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में? नहीं, जवाब मांगा ही नहीं किसी ने अभी तक। कौन मांगेगा जवाब? जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया वही मांगेगा ना। नहीं, जवाब कौन मांगेगा? जवाब वही मांगेगा ना जिसने। आप कह रहे हैं कि जवाब देना चाहिए? नहीं, जवाब मांगने के लिए बताना, कहना, सामने आना पड़ता है ना। रहमान मलिक साहब को चाहिए कि वो इसका सामना करें, सामना करने के बाद देखें। उन्होंने तो कहा है कि एक जुडिशल प्रोब करा लीजिए, अगर वो सदर और वज़ीर आज़म करना ही नहीं चाह रहे तो फिर वो क्या कीजिए? उन्हें फिर इसके ऊपर उन्हें एहतियाज करना चाहिए। उनके ऊपर इल्ज़ाम जो लगा हुआ है, इल्ज़ाम अगर लगे मेरे ऊपर लगता तो मैं तो अब तक एहतियाज कर रहा होता। नहीं, मैं तो आपने फिर बात गोल कर दी अल्ताफ़ हुसैन साहब से। मैं तो रहमान मलिक के ऊपर अभी आई नहीं थी, पता नहीं कौन से सरखाब के पर लगे हुए हैं उन्हें, मुझे तो नहीं पता। ये हामिद सईद काज़मी हो, उसे हटा दिया जाता है, आज़म स्वाति को हटा दिया जाता है मेयर चार्जेस के ऊपर। ये इतनी बड़ी बात होगी, ना इसके ऊपर प्रोब हो रहा है ना तफ्तीश हो रही है, ये एक अलग इशू है। वो उनकी ज़ाती ताल्लुकात हम सबको पता है। आप इतने करीब रहे हैं अल्ताफ़ हुसैन साहब के, बड़ा काम किया, बड़ी देर से ऑपरेशन किया है, फिर रकाबतें रही हैं, फिर इत्तेहादी रहे हैं, अब जाके उनसे बात भी करते हैं। क्या आपको लगता है अल्ताफ़ हुसैन साहब ऐसी कोई साजिश कर सकते हैं मुल्क तोड़ने की? मुल्क तोड़ने की साजिश मैं तो नहीं इसको मानता।
हर आदमी के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया जाता है मुल्क तोड़ने के लिए, ये बगावत कर रहा है, ये बागी है, ये गद्दार है। गद्दारी का इल्ज़ाम तो सबके ऊपर लगता रहा है, भुट्टो से लेकर नवाज शरीफ से लेकर बेनजीर तक गद्दारी के इल्ज़ाम लगते रहे, सिक्योरिटी रिस्क एक दूसरे को कहते रहे। बिल्कुल, मगर आपको लगता है कि जिस तरह ये इल्ज़ाम लगाया गया, जिस तरीके से कुरान सर पे रख के, इसका जवाब भी उसी तरह देना चाहिए? जवाब तो देना चाहिए उन्हें, अल्ताफ साहब को नहीं, उन्होंने तो इल्ज़ाम लगाया ना। अच्छा, वो दूसरी आप बात कर रही है जो खत की वाली जी, मुल्क तोड़ने की, उस मीटिंग की जिसके अंदर पीर मजरुल हक साहब का भी जिक्र किया, जवाब तो देना चाहिए, देना चाहिए और कुरान उठा के देना चाहिए कि मुल्क माने। मैं तो वैसे इस चीज़ में मैंने तो कभी कुरान की बात नहीं की कि कुरान उठा के इस तरह की बात की है, लेकिन अगर उन्होंने उठा दिया तो अगर उसका जवाब तो अब आना चाहिए। एक मुसलमान होने के नाते में हम तो कहते हैं ना, कुरान जो उठा ले एक दफ़ा तो ठीक ही उठाता है। यकीनन, मगर अब इसका हल क्या है? कोई छोटी मोटी बात तो की नहीं है कुरान उठा के। इसका हल वही निकाल सकते हैं जिनके मतलब उन्होंने बात की है, जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया वो हल निकालेगा जनाब। रहमान मलिक हल निकालेंगे, अपने आप को पेश करें ना जी। पेश तो वो कर चुके हैं। अगेन वी आर गोइंग राउंड एंड राउंड इन सर्कल्स चौधरी साहब, वो पेश तो कर चुके हैं। अगर करना ही नहीं चाह रहे सदर और वजीर आजम तो क्या करें? आपको गिला है इस बात का सदर से? मुझे तो उनके ऊपर गिला है अभी फिलहाल तो। किस पे? रहमान मलिक साहब है, उन्हें चाहिए अपनी सफाई के लिए एहतिजाज करें। चौधरी शाह साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चौधरी साहब की आपने बात सुनी, उनके मुतालिक एक पंचायत बैठनी चाहिए। अब कियानी साहब को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को ये सुओ मोटो नोटिस नहीं लेना चाहिए था। ये सियासी दलदल में पांव रखने के मुतरादिफ है और इसके साथ साथ फैसल साले हयात से जवाब तलबी की जाएगी और उनको कौम के सामने आना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह पीर को मुलाकात होगी। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।